आज दुनिया जिन मेडिकल तकनीक का इस्तेमाल बड़े आयाम पर कर रही है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और प्लास्टिक सर्जरी पर गर्व कर रही है, उसकी बुनियाद हजारों साल पहले भारत में रखी जा चुकी थी। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह शोध का, प्रयोग का और ज्ञान की ऐसी परंपरा का इतिहास है जिसे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या और अध्ययन से विकसित किया है, जिसे हम रिसर्च और डेवलपमेंट कहते हैं, यानी R&D। इसे ऐसे समझिए कि भारत के महर्षियों ने आज के 10,000 साल पहले जो सिद्धांत दे दिया, वो भले ही कहीं दबे रहे हो या भारत में उन पर इतना गहन शोध अध्ययन ना किया गया हो, रिसर्च ना हो पाई हो, लेकिन आज दुनिया उन्हीं के सिद्धांतों का लोहा मान रही है। चाहे वो महर्षि चरक हो, जिन्होंने शरीर के रोग और उपचार के लिए सिद्धांत दिए, चाहे वो महर्षि पंतजलि हो, जिन्होंने योग को एक विज्ञान का रूप दिया और बताया कि मन, शरीर और आत्मा ही स्वास्थ्य का आधार है और ये योग से ही सही किया जा सकता है। उसके बाद चाहे वो आर्यभट्ट हो, जिन्होंने शून्य और गणितीय सिद्धांतों से दुनिया की सोच बदल दी, फिर चाहे वो महर्षि कणाद हो, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की पूरी अवधारणा रखी, जिसे आज मॉडर्न फिजिक्स के शुरुआती विचारों में गिना जाता है। और कितने नाम तो मैंने लिए ही नहीं। फिर चाहे वो वराह मिहिर हो, भास्कराचार्य हो और अनेक भारतीय विद्वान हो, जिन्होंने ऐसे ज्ञान का निर्माण किया है जिसकी मिसाल आज भी आधुनिक विज्ञान में सुनाई देती है। इन्हीं महान विभूतियों की श्रृंखला में एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया फादर ऑफ सर्जरी यानी आधुनिक शल्य चिकित्सा का जनक कहती है। उनका नाम है महर्षि सुश्रुत। जब दुनिया के कई हिस्सों में रोगों को दैवीय प्रकोप माना जाता था, मतलब कि ये कुदरती है, इन्हें सही नहीं किया जा सकता, तब भारत में एक ऋषि अपने विद्यार्थियों को सर्जरी का प्रशिक्षण दे रहे थे। जब आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का कोई अस्तित्व नहीं था, तब सुश्रुत शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी, शल्य चिकित्सा सर्जरी, प्रसूति विज्ञान ऑब्स्टेट्रिक्स और नेत्र चिकित्सा यानी ऑफ्थेल्मोलॉजी पर एक डिस्क्रिप्टिव और वेल एलाबोरेटेड ग्रंथ लिख रहे थे। यही कारण है कि ब्रिटेन सहित दुनिया के लगभग सभी चिकित्सा इतिहासकारों ने उन्हें आधुनिक शल्य चिकित्सा का पिता माना है। लेकिन सवाल है कि आखिर ब्रिटेन ने महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी यानी आधुनिक शल्य चिकित्सा का जनक क्यों माना? दरअसल उनके उन्हीं योगदानों को वैश्विक स्तर पर मान्यता देते हुए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग ने जून 2026 में अपने परिसर में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा लगाई है। यह पहल यूके में रहने वाले भारतीय मूल के सर्जन प्रोफेसर चंद्रा चेरुवु के नेतृत्व में हुई है। उन्होंने सुश्रुत पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है महर्षि सुश्रुत, अ कॉम्पेंडियम फादर ऑफ सर्जरी, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाणों और चिकित्सा स्रोतों के आधार पर सुश्रुत के योगदान को विस्तार से प्रस्तुत किया है। यूके के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने महर्षि सुश्रुत की कांसे की प्रतिमा लगाने का वहां पर स्थापना की है। यह बताता है कि उन्होंने आधुनिक शल्य चिकित्सा का पिता उन्हें स्वीकार कर लिया है। महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा को स्वीकार करना केवल एक मूर्ति स्थापित करना नहीं था, बल्कि यह दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सर्जिकल संस्थानों में से एक द्वारा यह स्वीकार करना था कि सर्जरी के विकास की कहानी यूरोप से नहीं बल्कि प्राचीन भारत से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि आज ब्रिटेन सहित दुनिया के कई चिकित्सा इतिहासकार महर्षि सुश्रुत को आधुनिक शल्य चिकित्सा का वास्तविक अग्रदूत और सर्जरी का पितामह मानते हैं। आयुर्वेदिक पुराणों के मुताबिक महर्षि सुश्रुत भगवान धन्वंतरी के शिष्य थे। धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता और चिकित्सा विज्ञान का आदि प्रवर्तक यानी पायनियर माना जाता है। सुश्रुत ने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को केवल अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसे ऐसे सिस्टमैटिक रूप में पेश कर दिया जिसने उस विज्ञान को बदल दिया जो आज अध्ययन का विषय बन गया है। उनका महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। सुश्रुत का चिकित्सा दर्शन केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, जिसका मतलब है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना ही चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आधुनिक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, यानी बीमारी होने के बाद इलाज से अधिक महत्वपूर्ण है बीमारी को होने से रोकना। महर्षि सुश्रुत का सबसे बड़ा योगदान सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में था। उन्होंने पहली बार सर्जरी को एक व्यवस्थित विज्ञान की तरह समझाया। उन्होंने बताया कि शरीर में चीरा लगाना, किसी चीज को निकालना, टाके लगाना, जांच करना या शरीर में जमा किसी लिक्विड को बाहर निकालना, इन सब जैसी प्रक्रियाओं को कैसे किया जाना चाहिए, एक ऐसे दौर में जब लोग इसे जानते भी नहीं थे। आज की मॉडर्न सर्जरी में भी यही मूल सिद्धांत देखने को मिलता है। सुश्रुत ने लगभग 125 तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है।
इनमें चाकू है, सुई है, हुक है, फॉर्सेप्स है और कई दूसरे उपकरण शामिल हैं। खास बात यह थी कि इनमें से कई उपकरणों का डिजाइन पक्षियों और जानवरों की बनावट से लिया गया था। लेकिन अगर सुश्रुत को किसी एक उपलब्धि के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो वो है प्लास्टिक सर्जरी। आज राइनोप्लास्टी यानी नोज रिकंस्ट्रक्शन एक आधुनिक मेडिकल प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन इसका वर्णन सुश्रुत ने हजारों साल पहले कर दिया था। उस समय युद्ध में सजा के कारण कई लोगों की नाक कट जाती थी। ऐसे लोगों के लिए सुश्रुत ने शरीर की त्वचा का उपयोग करके नई नाक बनाने की तकनीक विकसित की। बाद में जब यूरोप ने डॉक्टरों में भारत की इस तकनीक को देखा और समझा तो उन्होंने माना कि यह मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की नींव यहीं से शुरू हुई है। जर्मन मेडिकल इतिहासकार डॉक्टर हिर्शबर्ग ने भी लिखा है कि भारतीय तकनीकों के बारे में जानने के बाद यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी को नई दिशा मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुश्रुत ने कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के इलाज का भी वर्णन किया है। उन्होंने आंखों की सर्जरी के लिए विशेष तकनीकें और उपकरण बताए हैं। ये उस दौर की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इतनी जटिल सर्जरी की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। सुश्रुत केवल एक महान सर्जन नहीं थे, बल्कि एक शानदार शिक्षक भी थे। उनका मानना था कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। वे अपने विद्यार्थियों को असली मरीजों पर काम करने से पहले फल, सब्जियों पर, मोम पर, वैक्स पर, एनिमल पार्ट्स पर प्रैक्टिस करवाते थे। आज मेडिकल कॉलेजों में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी झलक हमें उस वक्त सुश्रुत की शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देती है। शरीर की बनावट यानी एनाटॉमी को लेकर भी सुश्रुत की बेहद समझ गहरी थी। उनका मानना था कि बिना शरीर को अच्छी तरह समझे कोई भी सफल सर्जन नहीं बन सकता है। उन्होंने हड्डियों पर, मांसपेशियों को, नसों को, शरीर के कई अंगों का विस्तार से अध्ययन किया है। वे ऑपरेशन से पहले और बाद में मरीज की देखभाल को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझते थे। संक्रमण से बचाव के लिए वो नीम का, सरसों का और दूसरे ऐसे ही मेडिकल प्रोडक्ट्स का नेचुरल उनका धुआं शल्य कक्ष को, यानी जैसे हम आज अंग्रेजी में ऑपरेशन थिएटर कहते हैं, उसे साफ करने की सलाह देते थे। ये दिखाता है कि उन्होंने साफ सफाई और इन्फेक्शन कंट्रोल के महत्व का भी ज्ञान था। कई इतिहासकार मानते हैं कि सुश्रुत संहिता का प्रभाव भारत से बाहर भी पहुंचा है। बाद में इसके कुछ हिस्सों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है, वहां से यह ज्ञान यूरोप तक पहुंचा। यही वजह है कि कई पश्चिमी विद्वान मानते हैं कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा ने विश्व चिकित्सा विज्ञान को प्रभावित किया है। आज दुनिया रोबोटिक सर्जरी हो, माइक्रो सर्जरी हो, 3D प्रिंटेड इम्प्लांट्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सब के आधारित इलाज की ओर बढ़ रही है। लेकिन इन सभी आधुनिक तकनीकों की बुनियाद अब भी वही है: शरीर की सही समझ, सटीक निरीक्षण, सही उपकरण और प्रशिक्षित डॉक्टर और मरीज की सुरक्षा। यही सभी बातें हमें सुश्रुत संहिता में भी दिखाई देती हैं। सुश्रुत की कहानी केवल एक चिकित्सक की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसने ज्ञान को पूजा, शोध को साधना और मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म माना है। जब हम भविष्य की चिकित्सा, बायोटेक्नोलॉजी और एआई की बात करते हैं, तब यह बात बेहद जरूरी है याद रखना कि इनोवेशन की हमारी यात्रा आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी, और उस यात्रा के सबसे चमकदार मार्गदर्शकों में से एक नाम था आचार्य सुश्रुत का। अक्सर हम सुनते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी ये देश जो खुद के कंधों पर हर चीज का क्रेडिट लेते हैं, खुद को आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा का जन्मदाता बताते हैं। कई बार तो ये तर्क भी दिया जाता है कि भारत ने सारे ज्ञान बाहर से लिए हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और कहानी कहते हैं। जब हम सुश्रुत संहिता को देखते हैं, जब हम चरक की किताब को पढ़ते हैं, पतंजलि के योग सिद्धांत को पढ़ते हैं, आर्यभट्ट के शून्य आविष्कार को पढ़ते हैं, कणाद के उस कण बिंदु को पढ़ते हैं और भास्कराचार्य के उन अध्ययन को पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि भारत केवल ज्ञान का कंज्यूमर नहीं था, बल्कि मानव सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञान उत्पादकों में से एक था। फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि दुनिया ने भारत से सब कुछ चुरा लिया, क्योंकि विज्ञान किसी एक देश की संपत्ति नहीं होता। लेकिन यह जरूर सच है कि भारत के अनेक ज्ञान स्रोतों को लंबे समय तक वो वैश्विक पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। कई भारतीय ग्रंथों का अनुवाद अरब में हुआ, यहां से वो यूरोप पहुंचे और बाद में वही ज्ञान आधुनिक विज्ञान बन के वापस लौट कर आ गए। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि विचारों का स्रोत पीछे छूट गया और उसका जो नया रूप है वो ज्यादा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। शायद अब समय आ गया है कि भारत अपने अतीत को केवल गौरव के रूप में नहीं बल्कि शोध और प्रमाण के साथ दुनिया के सामने रखे, क्योंकि महर्षि सुश्रुत की विरासत केवल भारत की नहीं है बल्कि पूरी मानवता की एक धरोहर है। और इतिहास का न्याय तभी होगा जब दुनिया ये स्वीकार करेगी कि आधुनिक चिकित्सा के विशाल वृक्ष की जड़ों में भारत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान मौजूद है। फिलहाल आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, कैमरे के पीछे मेरे साथ है नकुल जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।